हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम सभी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की एक मैराथन क्लास लेने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पहले बता दें कि 2 मार्च से लेकर 4 मार्च तक अभी आरपीएफ कांस्टेबल में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले उन क्वेश्चनों को कराया जाएगा। उसके बाद दोस्तों उससे रिलेटेड जो और क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें भी आप सभी को कराया जाएगा, ताकि आप सभी के एग्जाम में अच्छा स्कोर जीके जीएस का हो सके। आप सभी को बता दें कि आरपीएफ कांस्टेबल में मैथ और रीजनिंग तो अक्सर सभी लोग कर रहे हैं। मैथ और रीजनिंग अक्सर सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जो जीके जीएस में अच्छा स्कोर करेगा उसी का सिलेक्शन हो पाएगा। इसलिए आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ भी मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राज्य और केंद्र के बीच पृथक्करण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है किस अनुसूची में जो है राज्य और केंद्र के बीच बंटवारा किया गया है, ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर बात कर लें कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में, किसमें 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया है? 7वीं अनुसूची में किया गया है। अब चलिए देखते हैं कि 7वीं अनुसूची में आखिर और क्या क्या विषय हैं, ये भी आप सभी साथ साथ देखते चलें। तो इस अनुसूची में संघ और राज्य के विषयों को विभाजित किया गया है, जिन पर वे कानून बना सकते हैं। मतलब जो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा किया गया, उसमें जो हिस्सा राज्य के हिस्से में आएगा और उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, और जो केंद्र के हिस्से में जाएगा उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, ऐसा इसमें बात कहा गया है। 7वीं अनुसूची में कुछ और बातें शामिल है, जैसे संघ सूची जो है 7वीं अनुसूची में है, राज्य सूची जो है वो भी 7वीं अनुसूची में, और समवर्ती सूची जो है वो भी 7वीं अनुसूची में है। अगर बात करें संघ सूची पर विषय पर कानून कौन बनाएगा, तो संघ जो है केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची पर कौन बनाएगा? राज्य सरकार की जो राज्य सरकार होगी वो राज्य सूची पर कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची पर कौन कानून बनाता है? तो समवर्ती सूची पर जो है फ्रेंड्स, वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर कोई विवाद होता है तो किसकी बात मान्य होगी? तो केंद्र सरकार की बात मान्य होगी, ये भी आप याद रखें। संविधान के अनुच्छेद 246 में भी संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन से जुड़ी बातें बताई गई हैं। ये भी आप याद रखिएगा कि अनुच्छेद 246 के बीच में भी यह बताया गया है कि राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन होगा, ये आप याद रखें। आगे देखते हैं, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री सांस्कृतिक मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान सांस्कृतिक मंत्री कौन है? तो राइट आंसर क्या है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अगर बात कर लें शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं, 1951 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी? 1951 से लेकर 1956 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी? तो राइट आंसर क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना। कौन सी? प्रथम पंचवर्षीय योजना। और किसके मॉडल पर आधारित थी? ये भी आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इसे कीर्ति योजना भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कृषि को बढ़ावा देना। इसी पंचवर्षीय योजना के तहत दोस्तों भागड़ा नागल बांध बनाया गया, और हीराकुंड बांध बनाया गया, और हीराकुंड बांध बनाया गया दोस्तों, और एक दामोदर बांध बनाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। दामोदर बांध जो है दोस्तों वो दामोदर नदी पर है, हीराकुंड जो है महानदी पर है, और भाखड़ा नागल जो सतलज नदी पर स्थित है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपसे से पूछा। योजना जो थी वो फ्रेंड आपसे बता दें कि जो है उद्योगों पर आधारित थी। इसमें 3 जो है स्टील प्लांट लगाए गए थे, उसका नाम अभी हम पूरी तरह से याद नहीं है। अभी आप सभी को लास्ट तक अगर याद आ जाएगा तो बता देंगे, लेकिन ये यहाँ आकर दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो उद्योगों पर आधारित थी, ये आप याद रखें बस। अगर बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी, ये अगर आप सभी से पूछा जाए तो महानिवोलिस मॉडल पर आधारित थी। आगे देखते हैं, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है।
अगर बात करें भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के मुताबिक जो उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है, तो 29.7 मिलियन थी। कितनी? 29.7 मिलियन थी, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद किसकी आबादी ज़्यादा है, ये आप देख लें तो महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये शामिल हैं। भारत के सबसे कम आबादी वाले राज्य कौन से हैं, ये आप याद रखें, ये आपसे के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सिक्किम हो गया। उसके बाद अगर बात करें सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, मतलब जनसंख्या के हिसाब से, तो लद्दाख है, ये आप याद रखिएगा। अगर बात कर ले कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लद्दाख। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की थी? साल 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की थी? तो राइट आंसर क्या है? असम। आप सभी को बता दें दोस्तों, ये आप सभी के आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चन है। देख सकते हैं किस प्रकार घुमाकर जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सभी याद क्या करते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश हो गया, सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम हो गया, सबसे अधिक जनसंख्या वाला यूटी कौन सा है, लद्दाख हो गया। लेकिन ऐसा कोई नहीं याद करता कि भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो असम है, ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, संगीतकार माला चंद्रशेखर किस वाद्ययंत्र से जुड़े थे? संगीतकार माला चंद्रशेखर किस वाद्ययंत्र से जुड़े थे? तो राइट आंसर क्या है? बांसुरी। किससे जुड़े हैं? बांसुरी से जुड़े हैं। और हरिप्रसाद चौरसिया किससे जुड़े हैं? वो भी बांसुरी से जुड़े हैं, ये आप याद रखिएगा, उनका नाम ना भूलिएगा, बहुत पूछे जाते हैं। कथकली और मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली और मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर क्या है? केरल। किसका है? केरल है, केरल का है कथकली और मोहिनीअट्टम। अगर बात कर लें कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कथक जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यूपी का है। किसका है? यूपी का है। अगर बात कर लें कि कुचिपुड़ी, क्या कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और बात कर लें कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा है? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये अगर आपसे इसे पूछा जाए तो तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। आगे देखते हैं, जो है गुड़ी पाड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? गुड़ी पाड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र। किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस असम में। कहाँ पर? असम में मनाया जाता है। सोलुंग हो गया, अबुबाची हो गया, दिहिंग पटकाई हो गया, ये सब कहाँ का है? असम का है। आगे देखते हैं, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऐसा आपसे के एग्जाम में पूछा गया था। लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं, उनसे उनकी नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल कौन से है, ऐसा पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है? आर्टिकल जो है 93। क्या? आर्टिकल 93 जो है लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से संबंधित अनुच्छेद है ये। अगस्त प्रस्ताव भारत में किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लिथलिंगो जो हैं, इनके समय में लाया गया था। आगे देखते हैं, तीसरा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तीसरा शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। तीसरा जो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हो रहा है, इसमें करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी अच्छा है। मैंने देखा कि 2 मार्च का जो पेपर हुआ उसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही पूछे गए थे। उसके बाद अगर बात कर लें कि स्टैटिक जीके का ओनली एक क्वेश्चन आया था। कौन सा क्वेश्चन आया था? वो भी एक क्वेश्चन ये आया गया था कि गंगा सागर मेला कहाँ पर लगता है। गंगा सागर मेला कहाँ पर लगता है, ये एक क्वेश्चन आया था। केवल एक क्वेश्चन स्टैटिक जीके का। लेकिन करंट अफेयर का वेटेज आप देख सकते हैं 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे।
कितने 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर बात कर लें कि जियोग्राफी से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जियोग्राफी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन तो पूछा गया था कि उत्तरी सरकार क्या है, उत्तरी सरकार क्या था। ऑप्शन में था कि क्या ये पर्वत का नाम है, या फिर हिमालय की चोटी का नाम है, या फिर मैदान का नाम है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता ही होगा कि उत्तरी सरकार क्या है, एक मैदान का नाम है। इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर का आप सभी के एग्जाम में काफ़ी वेटेज हुआ है। इसलिए आप सभी के लिए स्पेशल आर्थर कांस्टेबल के लिए मैं कल सोच रहा हूँ कि करंट अफेयर की एक क्लास ले लूँ। आप सभी की राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लास ली जाए या न ली जाए। आप सभी का जैसा कहेंगे उसी प्रकार से किया जाएगा। अगर आप सभी सहमत होंगे तो कल करंट अफेयर की एक मैराथन क्लास ले लेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हैं, जिस प्रकार के आप सभी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन सभी टॉपिकों को कवर कराया जाएगा। तो आप सभी का राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? जो राष्ट्रपति होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर बात करें राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो अनुच्छेद 52 में इनके पद का वर्णन किया गया है, 53 में इनके कार्य एवं शक्ति का वर्णन किया गया है, 54 में इनके निर्वाचन की बात की गई है, 55 में पदाविध 54 में निर्वाचन की बात की गई है। तो इनकी निर्वाचन नियुक्ति कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अगर बात करें राष्ट्रपति जो होते हैं ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति जो होते हैं ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को ये अपना त्याग पत्र देते हैं, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट, कोविड के समय नमूना पंजीकरण के मुताबिक किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? कोविड के समय नमूना पंजीकरण के मुताबिक किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो राइट आंसर क्या है? नागालैंड। किस में थी? नागालैंड में थी। आगे देखते हैं, 2010 में किस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया? 2010 में किस नृत्य को जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया? तो राइट आंसर क्या है? सत्रिया। चलिए अब देखते हैं जो शास्त्रीय नृत्य है इससे रिलेटेड आपसे के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए शास्त्रीय नृत्य की जो क्वेश्चन बन रखते हैं उसे भी देख लें। अगर बात कर लें भारतनाट्यम, हम बी लिख रहे हैं, ये आप समझ लीजिए भारतनाट्यम की बात हो रही है। उसके बाद भारतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, कथकली हो गया, कथकली हो गया, फिर उसके बाद दोस्तों सत्रिया यहाँ पर लिखा ही गया है। कुचिपुड़ी हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, और एक कथकली हो गया। ये किस राज्य के हैं ये भी आप देख लें। भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथक जो है यूपी का है। कुचिपुड़ी जो है एपी मान ले आंध्र प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। मोहिनीअट्टम क्या कहाँ का है? तो ये भी केरल का है, ये आप याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शास्त्रीय नृत्य जो है, शास्त्रीय नृत्य सॉरी दोस्तों यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य होगा। शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक कौन है? शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर क्या है? शंकर देव जी हैं। कौन है? शंकर देव हैं। इनके बारे में कुछ और देख लेते हैं। तो श्रीमंत शंकर देव ने शास्त्रीय नृत्य जो है, शास्त्रीय नृत्य को अंकिया नाट के लिए एक संगत के रूप में बनाया था। किसके लिए बनाया था शास्त्रीय नृत्य को? तो अंकिया नाट के लिए। ये भी आप के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे आप याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक कौन है? तो श्री शंकर देव जी हैं। किसके लिए बनाया था ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो अंकिया नाट के लिए बनाया था। यह नृत्य सत नामक असम के मठों में प्रदर्शित किया गया था। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के बीच जल विवाद को सुलझाने का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य के बीच चल रहे जल विवाद, यहाँ पर जल होगा, जल विवाद को सुलझाने का अधिकार देता है? तो राइट आंसर क्या है? 262। कौन सा? 262 के बीच अनुच्छेद 262 के तहत जो है जल विवाद को सुलझाया जाता है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कानून की समझ समानता का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है किस अनुच्छेद के तहत कानून की समझ समानता का वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 14 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 14 के तहत। अगर इसके बारे में कुछ और जानकारी देखें, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य
किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं कर सकता। यह प्रावधान सभी नागरिकों को समान अधिकारों की गारंटी भी देता है। यहाँ से क्वेश्चन यह बन सकता है कि कौन से अनुच्छेद के तहत जो है सभी लोगों को जो है सभी लोगों को समान अधिकारों की गारंटी मिलती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 14 के तहत। आगे देखते हैं। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि सरकार को किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत समान व्यवहार से वंचित नहीं करना चाहिए। इस अनुच्छेद के जरिए समानता की अवधारणा को मूर्त रूप दिया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून को भारत में रहने वाले सभी लोगों पर निष्पक्ष रूप से लागू किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं। वैजयंती माला को पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया? वैजयंती माला को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित कब किया गया? तो राइट आंसर क्या है? 9 मई 2024 को। कब किया गया था? 9 मई 2024 को। आगे देखते हैं। बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो PM श्री योजना। कौन सी? PM श्री योजना। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा क्योंकि योजनाओं से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। नेक्स्ट। बैडमिंटन के क्षेत्र में 2022 का अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? बैडमिंटन के क्षेत्र में 2022 का अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? तो राइट आंसर क्या है? लक्ष्य सेन को। किसे? लक्ष्य सेन को दिया गया। अर्जुन अवार्ड क्या होता है इसके बारे में नीचे देख सकते हैं। अर्जुन पुरस्कार जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। किस नंबर का है? दूसरा है। पहला कौन सा है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है खेल रत्न मतलब खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। दूसरे नंबर पर अर्जुन पुरस्कार है। इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए कैश, अर्जुन की मूर्ति और मूर्ति जो होती है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगर बात कर लें यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि जो अर्जुन पुरस्कार मिलता है तो उसमें कितने रुपए कैश में मिलते हैं? तो 15 लाख रुपए मिलते हैं। ये आप याद रखिएगा। 2020 में अर्जुन पुरस्कार की राशि जो है 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई। यहाँ आप याद रखें कि यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि किस साल जो है अर्जुन पुरस्कार की राशि जो है 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की गई? तो 2020 में की गई है। बैडमिंटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट और असाधारण सेवाओं के लिए हर्बर्ट सेले ट्रॉफी दी जाती है। इस पुरस्कार के विजेताओं को हर्बर्ट सेले ट्रॉफी की जो प्रतिकृति भी दी जाती है। आगे देखते हैं। पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पुल्लेला गोपीचंद्र को साल 1999 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतनाट्यम में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि अभी यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों, क्वेश्चन कुछ एरर लग रहा है, लेकिन आप समझ लें यामिनी जो कृष्णमूर्ति हैं इन्हें भारतनाट्यम के क्षेत्र में अच्छे नृत्य के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये आप याद रखें। 2024 में पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2024 में जो पहलवान जो है विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन की है? तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? तो राइट आंसर क्या है? बैडमिंटन से संबंधित हैं। किससे हैं? बैडमिंटन से संबंधित हैं। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किस फसल को बढ़ाने पर केंद्रित थी? मतलब पूछा जा रहा है जो हरित क्रांति लाई गई थी वो किस फसल पर केंद्रित थी, किसको अधिक बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी? तो राइट आंसर क्या है? गेहूं और चावल। किसको? गेहूं और चावल को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट। सबसे ज़्यादा शिलालेख किस राजा के मिले हैं? सबसे अधिक शिलालेख किस राजा के मिले हैं? तो राइट आंसर क्या है? अशोक। किसके? अशोक के मिले हैं। अगर बात कर लें कि अशोक किस वंश से संबंधित था, तो मौर्य वंश से। किस वंश से संबंधित था? तो मौर्य वंश से संबंधित था। अगर बात कर लें कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इन्होंने किस वंश के राजा के अंत कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से ऐसा किया था? तो अपने गुरु
चाणक्य की सहायता से इन्होंने ऐसा किया था। चाणक्य का और क्या नाम है, तो विष्णुगुप्त है। और चाणक्य ने अर्थशास्त्र एक पुस्तक लिखी है, ये भी आप याद रखिएगा, जो राजनीति शास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद से संबंधित है, तो आप सभी को पता ही होगा कौन सा है, अनुच्छेद 262। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा नृत्य असम का है। ऑप्शन तो मैंने सब नहीं लिखा, ऐसा क्वेश्चन आया था, तो राइट आंसर क्या है, बिहू। कौन सा है, बिहू है। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र कहाँ से लिया गया। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है, तो राइट आंसर क्या है, सम्राट अशोक के सारनाथ से लिया गया है। कहाँ से, सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो राष्ट्रपति के पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है। 53 में इनके कार्य एवं शक्ति का वर्णन किया जाता है। अगर बात करें राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। अगर बात करें, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, कहीं बाहर गए हैं, तो उनके पद का कार्य कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, 5 लाख होता है, उपराष्ट्रपति का 4 लाख होता है। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राइट आंसर क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत करते हैं। कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी। द्रौपदी मुर्मू जो हैं भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। तो अगर बात करें, द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने 2000 से लेकर 2004 के बीच उड़ीसा सरकार के मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों में सेवा दी। 2024 से पहले 2022 तक जो है झारखंड के नवे राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे। तो आपसे इससे पूछा गया था कि द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी, तो झारखंड की। कहाँ की, झारखंड की। किस नंबर की थी, 9वें नंबर की थी। आगे देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो राइट आंसर क्या है, 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। चलिए अब देखते थे, जो 12 पंचवर्षीय योजना चली थी उनका समय कब से कब था, ये आपसे जरूर जान लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार आपसे के एग्जाम में पूछा जा रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है वो 1951 से लेकर 1956 तक था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1956 से 1961 तक था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1961 से लेकर 1966 तक था। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1969 से लेकर 1974 तक था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद दोस्तों जो है 3 वर्षों का गैप हुआ था। कितने, 3 वर्षों का गैप हुआ था। और पाँचवीं पंच जो उसके बाद देखते हैं 1969 से 1974 चली थी। उसके बाद पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो थी 1974 से लेकर 1978 तक ही चली थी। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो अपने मतलब निर्धारित समय से पहले ही समाप्त कर दी गई थी। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कितने वर्ष पहले, तो 1 वर्ष पहले समाप्त कर दी गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना जो है 1980 से लेकर 1985 तक चली थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से लेकर 1997। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2000 तक। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 तक। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से लेकर 2017 तक चली थी, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था, तो राइट आंसर क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था, मूरा। क्या था, मूरा था, ये भी आप याद रखिएगा। वे नंद वंशीय राजा महापद्म नंद की दूसरी पत्नी थी। मूरा एक भील जनजात से थी और भारत के मध्य भाग में रहती थी। अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हो सकती हैं, इन्हें भी आप याद रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला सम्राट माना जाता है। उनका जन्म 340 ईसा पूर्व हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम, ये दोस्तों गलत है, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम बिंदुसार नहीं था।
चंद्रगुप्त मौर्य ने दुर्धरा और हेलेना से विवाह किया था, ये आप याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में राजपाट छोड़कर जैन धर्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? मोरा था, ये आप सभी को पता ही है। अटॉर्नी जनरल किसको सलाह देता है? अटॉर्नी जनरल जो होता है वो किसको सलाह देता है, ये आपसे से पूछा गया है। तो अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे गए जो वैध कर्तव्यों का पालन करना होता है। अटॉर्नी जनरल और जो है सॉलिसिटर जो है जनरल के बीच उनके कर्तव्यों के संबंधित कोई अंतर नहीं है। कुल मिलाकर आप इसे याद रखिएगा कि अटॉर्नी जनरल जो होता है वो क्या करता है, तो भारत के जो सरकार होती है उसे कानूनी मामलों में सलाह देता है, ये आप याद रखिए। आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिलाओं में सबसे अधिक अंतर वाला राज्य कौन सा था? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है पुरुष और महिलाओं में सबसे अधिक अंतर वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। कितना अंतर था? 16.68% इसमें अंतर था। हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है? ये आपसे से पूछा गया था। हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो 91.4 मीटर लंबा होता है और 55 मीटर चौड़ा होता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम आउट किस खेल से संबंधित है? टाइम आउट किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट में टाइम आउट एक अनोखा आउट होने का तरीका है जो तब होता है जब नया बल्लेबाज विकेट गिरने या किसी खिलाड़ी के रिटायर हर्ट होने के बाद तय समय में क्रीज पर नहीं पहुंचता है। अगर वह समय पर अगली गेंद खेलने के लिए तैयार नहीं होता है तो उसे टाइम आउट कर दिया जाता है। आगे देखते हैं। केचुलापुरम गांव से किस नृत्य की उत्पत्ति हुई थी? तो केचुलापुरम गांव से किस नृत्य की उत्पत्ति हुई थी? तो कुचिपुड़ी की। किसकी हुई थी? कुचिपुड़ी। किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का, ये भी आप याद रखिए। उत्तर भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? उत्तर भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल की है। आगे देखते हैं। हरित क्रांति किस प्रकार की कृषि पर बल देता है? तो राइट आंसर क्या है? गेहूँ। किस पर देता है? गेहूँ पर देता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो राइट आंसर क्या है? 74.04%। कितनी थी? 74.04% थी। नास्तिक का विलोम शब्द क्या होता है? ये आपसे से पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर क्या है? आस्तिक होता है। क्या होता है? आस्तिक होता है। आगे देखते हैं आप। किस पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होती है? किस पर्वत पर या किस राज्य में, ऐसा क्वेश्चन आया था। किस पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होती है, ऐसा पूछा गया था। तो भारत के मेघालय राज्य के मौसिनराम में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यह पूर्वी खासी हिल्स पहाड़ी है, वहाँ पर स्थित है। एक गांव है, वहाँ पर होती है। मासिनराम को बादलों का भूमि भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे की एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बादलों का भूमि किसे कहते हैं? तो मौसम राम को ही बादलों का भूमि कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आपसे का आंसर क्या था कि पूछा गया था कि किस पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो हिल्स पहाड़ी जो है यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। मौसम राम से संबंधित जो और क्वेश्चन बन सकते हैं, इसे भी आप साथ देखते चलें। यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ सालाना औसतन जो बारिश होती है वह कितना होता है दोस्तों? 11,872 मिलीमीटर बारिश होती है। साल 1985 में यहाँ पर 26,000 मिलीमीटर बारिश हुई थी। ज़्यादातर जो बारिश मानसून के मौसम में होते हैं। यहाँ का आसमान हमेशा बादलों से ढका रहता है। यहाँ कभी तेज़ कभी धीमी बौछार गिरती रहती हैं। यहाँ के लोगों के पास एक जो है खास तरह का छाता रहता है, जिसे क्या कहते हैं? कुनुप कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन अभी एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, वहाँ पूछा गया था कि मासिम राम के जो लोग रहते हैं वो बारिशों से बचने के लिए किस प्रकार का छाता का प्रयोग करते हैं, उसका नाम क्या है? तो कुनुप का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे अधिक सोना जो है कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। भारत में ज़्यादातर सोना जो है कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। यह सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में मौजूद खदानों में से देश का 80% से ज़्यादा सोना निकाला जाता है। कितना निकाला जाता है? 80%। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं। कर्नाटक में
कोलार, धारवाड़, हसन और रायचूर जिलों में सोने के भंडार हैं। इसे आप याद रखिएगा। कर्नाटक के किन जिलों से सोना निकाला जाता है? तो कोलार, धारवाड़, हसन और रायचूर जिलों से निकाले जाते हैं। कर्नाटक की कोलार गोल्ड फील्ड से सोना निकाला जाता है। कोलार गोल्ड फील्ड जो है को कभी एशिया में सबसे बड़ा माना जाता था। कर्नाटक की हुट्टी गोल्ड माइंस देश की एकलौती सक्रिय प्राथमिक सोने की खदान है। इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। कर्नाटक राज्य की एकमात्र सक्रिय प्राथमिक सोने की खदान का नाम क्या है? ऐसा पूछा जा सकता है आपसे के एग्जाम में क्वेश्चन। तो हुट्टी गोल्ड क्या है? हुट्टी गोल्ड माइंस है। अगला क्वेश्चन आया था कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो अनुच्छेद 217 के तहत, कितने? अनुच्छेद 217 के तहत जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। किसकी सलाह पर? राज्यपाल की सलाह पर। अगर बात कर लें कि शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ जो है राज्यपाल ही दिलाते हैं, लेकिन नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। अगर बात कर लें कि हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, वहाँ भी राष्ट्रपति ही होंगे, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस राज्य में किया गया है? सो किस भाग में किया गया है? मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये अधिकार भारत के सभी नागरिकों को दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति अमीर है उसे ही मौलिक अधिकार मिले हैं और गरीब व्यक्ति को नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोगों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं और सभी लोगों को अपने मौलिक अधिकार को जानना भी जरूरी होता है। आगे देखते हैं। ये अधिकार सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जाते हैं। मतलब जो मौलिक अधिकार है वो सामान्य स्थिति में सरकार उसे समाप्त नहीं कर सकती, ऐसे इसमें बताया गया है। इन अधिकारों की सुरक्षा का पहरी सर्वोच्च न्यायालय है। मतलब आपसे इसे पूछा जा सकता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इसकी सुरक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वह करता है। आगे देखते हैं। ये अधिकार व्यक्ति को राज्य की मनमानी कार्यवाही से बचाते हैं। ये अधिकार निरपेक्ष नहीं है लेकिन उचित प्रतिबंधों के अधीन है। ये अधिकार व्यक्तिगत भलाई के साथ साथ समुदाय की भलाई के लिए भी जरूरी है। यहाँ अब नीचे जो पॉइंट है इसे आप जरूर याद करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछा ही जाएगा। क्या है इस यहाँ पर आपसे पूछा पहले ये जाएगा कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। लेकिन मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। एक कौन सा हटा दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का जो अधिकार है उसे हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये आप याद रखिएगा। अब देखते हैं वो कौन कौन से जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो कौन कौन से हैं। तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, इसे भी आप याद रखिएगा। 14 से 18 में इसका वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 20 में इसका वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में इसका वर्णन किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का वर्णन किस में किया गया है? अनुच्छेद 29 से 30 में। यह केवल अल्पसंख्यकों को ही प्राप्त है, ये भी आप याद रखिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वह कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त है? तो सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार जो है यह केवल अल्पसंख्यकों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 29 से 30 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद छठा जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। 14 से 18 तक आप जरूर याद करिएगा। अनुच्छेद 23 में क्या क्या कहा गया है? अनुच्छेद 23 में जो बाल श्रम, अनुच्छेद 23 में जो बलात् श्रम है, मतलब बेरोजगार जो जबरदस्ती पहले जबरन मजदूरी कराते थे जमींदार ठाकुर लोग थे, उसका इसमें उल्लेख किया गया है। ऐसा नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 23 के तहत यह बताया गया है। अनुच्छेद 24 में जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से आप कार्य नहीं करा सकते, ऐसा इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं। अगला ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था कि कौन सा एशियाई नेता
2024 में प्लेन दुर्घटना में मारा गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, कंफर्म नहीं है इसलिए आप सभी को ये नहीं करा रहे हैं, लेकिन आप इसे सर्च कर देख लीजिएगा कि वह कौन सा एशियाई नेता था जिसकी मृत्यु जो है 2024 में प्लेन दुर्घटना में हुई थी। आगे देखते हैं, आरबीआई का प्रत्यक्ष दर कितना है? आरबीआई का प्रत्यक्ष प्रतिशत दर कितना है, ये आपसे से पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है? 6.5% कर दिया गया है, ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, समानता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भी आप सभी को मैंने बताया अनुच्छेद 14 में है। किस में है? अनुच्छेद 14 में है। आगे देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ कौन है? तो देवदत्त चंद्र हैं। कौन है? देवदत्त चंद्र हैं, ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत गारंटी योजना कब शुरू हुई? भारत गारंटी योजना कब शुरू हुई, ऐसा आपसे से पूछा गया था। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा भी कहते हैं, की शुरुआत जो है 7 सितंबर 2005 को हुई थी। कब हुई थी? 7 सितंबर 2005 को हुई थी, ये आप याद रखिएगा। यह योजना जो है हर साल किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को मांग करने पर 100 दिन का रोजगार देती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो मनरेगा है या फिर भारत गारंटी योजना है, इसमें वयस्क जो लोग होते हैं उन्हें कितने दिन का रोजगार देती है? तो 100 दिन का देती है। अगर आगे बात कर लें कि यह योजना हर वित्तीय वर्ष में लागू होती है। कब होती है? वित्तीय वर्ष में लागू होती है। यह योजना ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को रोजगार देती है। यह योजना जॉब कार्ड धारकों को रोजगार देती है। गांधी नरेगा के तहत हर ग्राम पंचायत में हर महीने की 7 तारीख को रोजगार दिवस मनाया जाता है। यहाँ आप याद रखिएगा कि रोजगार दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर बात कर लें कि गांधी नरेगा के तहत हर ग्राम पंचायत में हर महीने 7 तारीख को मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि यह योजना जो है 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू की गई थी। साल 2007 से लेकर 2008 तक इसे 130 जिलों में बढ़ाया गया है। 1 अप्रैल 2008 तक इसे भारत के सभी 993 जिलों में लागू कर दिया गया, ये आप याद रखें। आगे देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च यात्रा से शुरू हुई थी। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। आगे देखते हैं, इस आंदोलन में शामिल होने के लिए लाखों भारतीयों ने विरोध प्रदर्शन किए, हड़ताल किए और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया। आप यहाँ से ये याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या किया गया था? तो ब्रिटिश जो वस्तुएं थी उसका त्याग किया गया था। इस आंदोलन में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों की अवहेलना की गई। इस आंदोलन ने लोगों को आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरणा दी। इस आंदोलन द्वारा जो आज़ादी की लड़ाई में एक अहम चढ़ा था। इस आंदोलन में साइमन कमीशन के खिलाफ भी विरोध किया गया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 2025 में कौन सा राज्य जो है राष्ट्रीय खेल का आयोजन करेगा? तो देहरादून जो है यह 2025 में जो राष्ट्रीय खेल होगा उसका क्या होगा? होस्ट होगा। यहाँ मतलब देहरादून में यह खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसा ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी के 2 मार्च के 3rd शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया था। मैंने आप सभी को सोचा कि करा दें ताकि आप सभी सोच सकें कि एग्जामिनर कैसा सोच सकता है, कैसा आप सभी को घुमा सकता है। पूछा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का क्या नाम है? अब जो फ्रेंड्स मतलब ध्यान नहीं देते हैं, जो ऐसे पढ़ लेते हैं जल्द से जल्द में, वो कंफ्यूज होंगे। यहाँ पर पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का क्या नाम है? ऑप्शन देख सकते हैं, बिंदुसार था, बिम्बसार था, अशोक था या चंद्रगुप्त द्वितीय था। अब बहुत से फ्रेंड क्या करेंगे, वो क्या टिक कर देंगे? बिंबिसार, लेकिन बिल्कुल गलत है, बिंदुसार था। आप कंफ्यूज ना हो, आप याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसके बेटे का क्या नाम था? बिंदुसार। बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बिंबिसार जो है या नहीं है, बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक है, लेकिन बिंदुसार जो है वो क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है, ये आप याद रखिएगा।
तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।